जो इंडक्टिव इफेक्ट है, उस इंडक्टिव इफेक्ट में मैं आप लोगों को कुछ रूल्स से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और उन रूल्स के अंदर में मैंने पहले तो ले रहा हूँ आप लोगों को इसका ब्रेडेट्स रूल, ठीक है ना। कौन सा बेटा? ब्रेड्स रूल। अब देखो ये क्या कह रहा है साहब, हमारे पास में यहाँ पर ये कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड एट ब्रिज हेड पोजीशन इज नॉट अवेलेबल। ये बेसिकली क्या है जो हमारा है, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए है। मैंने आप लोगों को बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करवाई थी, बताए भी थे मैंने आप लोगों को कि भैया बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स कैसे होता है। तो ये देखो इस तरीके के हमारे पास में ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, ठीक है ना। ये दो कार्बन देख रहे हो आप लोग, ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों कहलाते हैं हमारे पास में ब्रिजहेड कार्बन। कौन से कहलाते हैं बेटा? ये ब्रिजहेड कार्बन। तो इन पर आप फ्री रेडिकल ये नहीं बना सकते, क्लियर। इन पर आप कार्बोकेटाइन ये भी नहीं बना सकते, क्लियर। इन पर आप पाई बॉन्ड ये भी नहीं बना सकते, क्लियर। नहीं बना सकते कौन से रूल के अकॉर्डिंग है बेटा? ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग है? ब्रेड्स रूल, ठीक है। और क्या कॉज है हमारे पास में? कॉज है एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। कोई दिक्कत? अब इसमें कुछ एक एग्जांपल्स को ले, मैं एक 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 करके एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोगों को एक एग्जांपल को अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ले लिया बेटा ये 6 कार्बन का एक ये बनाया, इस पर मेरे पास में ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया, ये ले लिया और एक इधर ही ऐसे ले लिया, ठीक है। यहाँ मेरे पास में पॉजिटिव आ गया। फिर थर्ड में मेरे पास में ये ले लिया और इस कार्बन पर ये पॉजिटिव आ गया। और नेक्स्ट में मेरे पास में ये आ गया और इस पर पॉजिटिव आ गया, क्लियर। अब बात आ जाती है भैया हमारे पास में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो देखो बेटा ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है, ठीक है। आप इसको नाम दे दो ए बी सी डी। जो हमारा डी वाला है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, वो मैक्सिमम स्टेबल है। अब इसके बाद में चेक करो, देखो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो बताओ 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल कि 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल? 2 डिग्री वाला, मतलब ए वाला सी वाले से ज्यादा स्टेबल है, क्लियर। डी वाला मैक्सिमम स्टेबल है, ए वाला सी से ज्यादा स्टेबल है लेकिन डी से कंपेरेटिवली कम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बी है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? इस कार्बोकेटायन पर आ रहा है, इस ब्रिजहेड कार्बन पर आ रहा है। तो ब्रिजहेड कार्बन पर आने के कारण क्या हो गया? ये भी अनस्टेबल हो गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल क्लियर है। एक बार इसको अच्छे से पहले खोपड़ी लगाओ, आपका इंडक्टिव इफेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो देखो सबसे पहले तो मैंने ले लिया CH3 नेगेटिव, फिर मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, फिर मैंने ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ जो कार्बन है ना इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, एग्री। यहाँ जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहाँ जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज स्पष्ट कर दूं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ज्यादा रहती है, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी तो आपके पास में क्या आ जाएगा? फिर ये जो है कम हो जाएगी हमारे पास में क्या चीज? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो sp3 क्या आ गया? ये बेटा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। मैंने बताया था ना आपको
कि भाई हमारे पास में परसेंट एस कैरेक्टर, तो देखो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, और ये आपके पास में ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब मुझे बताओ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के ऊपर ज्यादा रहेगा कि उस पर रहेगा? तो ये वाला मैक्सिमम स्टेबल हो गया और ये वाला आपका मिनिमम स्टेबल होगा। कारण क्या है कि ये जो कार्बन है हमारे पास में इसके हाइब्रिडाइजेशन sp है। एग्री? बिल्कुल क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो यानी कि ये वाला मोस्ट स्टेबल है और इधर वाला लीस्ट स्टेबल। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब आप मुझे बताओ एक चीज। देखो ये मेरे पास में 3 कार्बन की रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास में 4 कार्बन की रिंग है, ये मेरे पास में 5 कार्बन की रिंग है, ये मेरे पास में 6 कार्बन की रिंग है। तो अब आप मेरे को बताओ, मैं अगर कार्बन की साइज मतलब कार्बन रिंग की साइज अगर मैं छोटी कर रहा हूं तो उसमें बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? मैंने कल बताया था आपको, जो 3 मेंबर वाली जो रिंग है वो माइनस आई शो करेगी और जो 4 वाली है वो प्लस आई करेगी, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो। मतलब 3 मेंबर वाली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर मान लो साहब नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है, क्लियर, तो बताओ कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल हुई है हमारे पास में? ये वाली ज्यादा स्टेबल हो गई। और सबसे बड़ी जो रिंग साइज है वो क्या हो गया? वो सबसे कम स्टेबल है। कोई दिक्कत? मतलब रिंग साइज आप बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो मैंने कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जोड़े, ये जोड़ दिया यहाँ पर, और इस पे लगा दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से मैंने कार्बन पर 3 ड्यूटेरियम जोड़ दिए, ठीक है साहब, और यहाँ पे मैंने लगा दिया नेगेटिव चार्ज। अब एक बात मुझे बताओ, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? ड्यूटेरियम की कि हाइड्रोजन की? बिल्कुल साहब, मैंने कल आपको बताया था, प्लस आई ऑफ ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब ड्यूटेरियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन की सबसे कम होती है, प्लस आई भी सबसे कम और माइनस आई भी सबसे कम। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ा पा रहा, यहाँ पर माइनस चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, तो ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल हो गया और CD3 नेगेटिव कंपेरेटिवली कम स्टेबल हो गया। बोलो बात सही है कि नहीं है? सबसे पहली चीज है आपके पास में यहाँ पे है क्या चीज? माइनस आई है ना, तो वो माइनस चार्ज है ना यहाँ पर, तो वो बढ़ेगा या कम होगा ये देखने की बात है। इसलिए हमारे को इसको पहले इंक्रीमेंट इफेक्ट देखना होता है हमारे को, ठीक है, क्योंकि ड्यूटेरियम तो दे ही रहा है ना आपका, ड्यूटेरियम तो दे ही रहा है ना आपका। क्लियर? अब देखिए हमारे पास में फिर से हमने ले लिया कार्बन कार्बन, अब इस वाले कार्बन पर नेगेटिव है, ये मेरे पास में नाइट्रो ग्रुप आ गया, ठीक है जी। फिर मेरे पास में ये कार्बन कार्बन और ये मेरे पास में फ्लोरीन आ गया यहाँ पे साहब, नेगेटिव चार्ज। फिर मेरे पास में ये कार्बन कार्बन, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये मेरे पास में OH आ गया। यहाँ मेरे पास में कार्बन कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज आ गया और ये मेरे पास में आ गया NH2। अब मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट किसका है? नाइट्रो का। तो ये वाला आपको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ज्यादा खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को कंपैरेटिवली कम खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को और कम खींचेगा, और ये वाला थोड़ी संभावनाएं और कम हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 टाइम्स लगा लो एरो, यहाँ पे 3 टाइम्स लगा लो, यहाँ पे 2 टाइम्स लगा लो और यहाँ पर 1 टाइम। इसका मतलब ये वाला क्या कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इसकी चार्ज डेंसिटी को माइनस चार्ज डेंसिटी को कम कर रहा है, माइनस चार्ज डेंसिटी को कम कर रहा है। इसका मतलब इसका जो C नेगेटिव होगा वो मैक्सिमम स्टेबल होगा। बात सही है कि नहीं है? तो ये मैक्सिमम स्टेबल है और NH2 वाला मिनिमम स्टेबल है। कोई दिक्कत? अब सुनो, 1 2 3 4, ये C पे आया नेगेटिव, ये आ गया फ्लोरीन, ठीक है ना। 1 2 3 4, C पे आया नेगेटिव और ये आ गया मेरे पास में फ्लोरीन। 1 2 3 4, ठीक है ना साहब।
सी पे आया नेगेटिव और ये आ गया मेरे पास में फ्लोरीन। तो सुनिए, फ्लोरीन क्या कर रहा है बेटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना। तो पास में होगा तो थोड़ा इजीली खींच पाएगा, दूर होगा तो थोड़ा आसानी से नहीं खींच पाएगा, और भी ज्यादा दूर होगा तो इसका माइनस आई इफेक्ट और भी ज्यादा कम हो गया। मतलब फ्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है अपनी ओर। तो ये वाला आपका मैक्सिमम स्टेबल हो गया, ठीक है ना, और ये वाला आपका मिनिमम स्टेबल हो गया। कोई प्रॉब्लम बोलो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो फिर हमारे पास में यहाँ पर CH2 नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ हमने साइनाइड को जोड़ दिया। इसी तरीके से हमारे पास में CH2 नेगेटिव और इधर हमने जोड़ दिया COOH। यहाँ हमारे पास में CH2 नेगेटिव और ये जोड़ दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो, जो साइनाइड है इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। भाई यहाँ साइनाइड है वो कंसिडर करोगे, यहाँ COOH को कंसिडर करोगे, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH को करोगे। तो इसका माइनस आई सबसे ज्यादा है। तो ये वाला क्या करेगा बेटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इजीली खींच रहा है। ये वाला थोड़ा इजीली नहीं खींच पाएगा, और ये वाला और भी कम अपना इफेक्ट दिखा पाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया, मैक्सिमम स्टेबल है। और जो थर्ड ग्रुप है आपके पास में वो सबसे कम स्टेबल है। कोई प्रॉब्लम बोलो, नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, फिर हमने ले लिया साहब CH2 नेगेटिव, ये हमारे पास में ये आ गया NF3 पॉजिटिव, ठीक है। CH2 नेगेटिव है हमारे पास, ये हमने ले लिया NR3 पॉजिटिव, और ये है मेरे पास में NH3 पॉजिटिव। क्लियर। अब मैंने कल आप लोगों को एक चीज मैंने बताई थी कि भैया जो NR3 है ना, उसका माइनस आई इफेक्ट NH3 प्लस से ज्यादा है। क्लियर। NF3 का मैक्सिमम है इन तीनों में, तो ये वाला मैक्सिमम स्टेबल हो गया, और जो थर्ड वाला जो ग्रुप है वो हमारे पास में सबसे कम स्टेबल हुआ। कोई दिक्कत, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम मैंने आप लोगों को इसकी स्टेबिलिटी को बता दिया। अब मैं रिएक्टिविटी बताऊंगा आप लोगों को एल्काइल हैलाइड्स की, ठीक है, उसको समझना। आप लोग उसको पढ़ना चाह रहे हो उसको एक बार, कि भाई कोई दिक्कत हो तो मान लो उसको देखोगे एक बार। चलो, देखो मेरी बात सुनो, अब मैं आप लोगों को जो करा रहा हूँ ना उसको समझना। वो है हमारे पास में रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या चीज है बच्चे, अब सुनो। मेरे पास में एक तो है, मान लो RCH2Cl ले लिया मैंने, क्लोरीन ले लिया हेलोजन के तौर पे। एक मैंने ले लिया RCH, यहाँ पर मेरे पास में R और ये क्लोरीन, ठीक है जी। एक मैंने ले लिया RC, ये R, ये R और ये हेलोजन। कोई दिक्कत, बोलो यस और नो। अब हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवाई बेटा AgNO3 से, हमने इसकी भी रिएक्शन करवाई AgNO3 से, हमने इसकी भी रिएक्शन करवाई AgNO3 से। अब तीनों में एक चीज को समझना, तीनों में हमारे पास में यहाँ जो समझने वाली जो चीज है ना, वो ये है बेटा कि फर्स्ट वाले में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो है RCH2 पॉजिटिव। सेकंड वाले में जो बन रहा है वो बन रहा है RCH, ठीक है ना, R मतलब R2CH पॉजिटिव।
तीसरे में बन रहा है R3C पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल कि 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल कि 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल? ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? इसका मतलब अगर आप Cl को हटा के Ag वो NO3 लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पर बिल्कुल सब लगेगा, इसमें भी लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आपके पास में NO3 यहाँ पर भी लगेगा, और आप इधर को उठा के देखोगे R3C तो यहाँ पर भी हमारे पास में NO3 लगेगा। बट अगर मैं आपको कहूँ कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, आपने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन मान ली था R1, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया आपने R2, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया आपने R3, तो सुन लीजिए R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, कोई प्रॉब्लम है? बोलो यस और नो। कंफर्म? अब सुनिए मेरे पास में, फिर से मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ। हमने ले लिया CH2X, या हेलोजन ले लेते हैं अपन लोग, क्लोरीन, ठीक है जी। ये देखो, ये ले लिया, और प्लस में हमने ले लिया बेटा AgNO3। अब हमारे पास में कंपाउंड क्या बनेगा? Cl को लिया, कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखने की बात है। तो हमारे पास में बिल्कुल कंपाउंड बनेगा, यानी प्रेसिपिटेशन होगा। क्यों होगा? कारण समझ लो कि हमारे पास में ये है बेंजाइल क्लोराइड। क्या चीज है ये? बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड से बनने वाला कार्बोकैटायन ये स्टेबल होता है। क्या होता है ये? स्टेबल। ठीक है। क्यों स्टेबल होता है तो मैं पहले आपको उसको इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास जो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है, ठीक है, ये बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो आपके पास, एक मिनट, नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर नहीं कर सकते आप उसको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर नहीं ले सकते। इसके लिए आपको वो लेना पड़ेगा का इसकी क्या बोलते हैं ना, रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। बेंजल कार्बोकैटायन स्टेबल होता है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर नहीं लोगे आप इसको, क्योंकि कारण है भाई, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एग्री, sp2। ये वाला जो आपका कार्बन है ना, ये भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास में इसका भी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ में पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी ना, पाई इलेक्ट्रॉन की, सॉरी सिग्मा की, वो इधर की ओर होगी भाई, क्योंकि कार्बन का देखो, सुनो, ये sp2 ये भी है, sp2 ये भी है, लेकिन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज्यादा रखेगा, अपनी ओर खींचेगा ये, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा अपने माइनस आई के कारण, तो क्या हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, प्लस चार्ज कम हो गया, तो ये स्टेबल हो जाएगा। एक तो ये वाला फैक्टर होता है, और एक इसमें रेजोनेंस होता है, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना बेटा, डीलोकलाइज होता है, ये बेंजीन रिंग पर आता है। तो इस तरीके से ये वाला जो रेजोनेंस वाला जो होता है, वो इसमें ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, जो मैं आप लोगों को अब पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है, इंडक्टिव खत्म होने के बाद। ये कैसे पता लगेगा, ये बेटा इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स के आधार पे आप देखो, ये देखो, ये कार्बन ले लिया, ये हाइड्रोजन है दो यहाँ पे, ठीक है, और आप इधर की तरफ में देखो, ये कार्बन है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, मैं आपको हर एक कार्बन का ही बता देता हूँ। आपको मैंने पहले भी ये चीज मैंने बताई थी केमिकल बॉन्डिंग कराते समय, कि भाई कौन सा कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, एक, दो, तीन, तीन सिग्मा है ना, बाकी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो तीन सिग्मा के केस में क्या लगाओगे, sp2। अब आप बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन को आप उठा लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, चाहे सिग्मा के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाऊं आगे, ठीक है। अमन कुमार याद आ गया बेटा आपको भी? रवि,
रवि को तो अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, हर्ष अभी आया नहीं अभी, कभी वो आशुतोष तो क्लास वो करेगा, वो वीडियो से कर लेगा वो। अब देखो मेरी बात सुनो, हाँ क्या उसके बुरा तो वगैरह है अब अब सुनो, एक मिनट यार, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर मेरे को बनाने में दिक्कत है। मैं इसको कैसे बना देता हूँ, ऐसे। देखो अब मेरी बात सुनो, ये कंपाउंड है मेरे पास। अब हमारे पास में इसकी आपने AgNO3 से करवाई, क्या ये रिएक्शन देगा? तो बिल्कुल भाई साहब ये रिएक्शन देगा। क्यों देगा आपको ये? उसका आपको कारण समझाता हूँ। देखो अब वही वाली बात है, अब आप कहोगे कि सर हमारे पास जो है यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी। वही है कि आपका जब Cl जब निकलेगा ना जब आपका, ठीक है, तो आपके पास में यहाँ क्या मिला? पॉजिटिव चार्ज बना कि नहीं बना? तो ये भी क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि आपके पास में यहाँ पे ये डीलोकलाइजेशन होता है। हाँ, क्लियर। फिर मैं साहब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस जगह को थोड़ी सी खाली करता हूँ। अब देखो ये जो एक्स है ना अपना निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो बड़े आराम से क्या होगा, रिएक्शन यहाँ पर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आप वो तो बॉन्ड को इधर की जगह आप इधर भी बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो भैया, देखो ये देखो, अब देखो ये लोन पेयर मेरा इधर से इधर जा रहा है, और ये पाइवोट इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल गया ना? मिला कि नहीं मिला, बोलो। मिल गया, तो इसका मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि C डबल बॉन्ड C और ये X, और आप इसकी रिएक्शन AgNO3 से करवाओगे, ठीक है ना, तो भैया नो रिएक्शन आएगा। क्या रहेगा? कहीं दिक्कत? इनको याद कर लेना कि हेलोजन कभी भी किसी sp2 कार्बन से नहीं जुड़े, sp कार्बन से ना जुड़े। इसी तरीके से साहब आपके पास में हेलोजन है यहाँ पर, इसको मैंने डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जोड़ दिया है यहाँ पर। इसका कारण समझ लो कि sp2 की साइज कम होती है, प्लस यहाँ पर आपके रेजोनेंस वाला प्रभाव तो आता ही आता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन भी क्या आ गया, sp2 है, फिर साथ में यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास, डीलोकलाइजेशन का चक्कर पड़ गया। तो अगर आप इसकी रिएक्शन भी अगर AgNO3 से करवाओगे, ठीक है ना, इसको फेनिल हैलाइड को बोलते हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा बेटा, नो रिएक्शन, कोई दिक्कत। ठीक है, अब बाकी ये मैं आपको अभी रेजोनेंस में कराऊंगा बहुत अच्छे से। ये आया मेरे पास में, और प्लस में AgNO3, ठीक है जी, क्या होगा, नो रिएक्शन, बोलो। नहीं होगी, यहाँ बाकायदा रिएक्शन होगी। इवन मैंने मेरे यहाँ पे, हाँ ठीक है, सही है। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया क्या, हकल्स रूल? हाँ या ना बोलो, नहीं पढ़ा है? चलो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको पता की, सुनिए। बेटा को थोड़ा समझ लेना इसको ना, आपके पास में ये हेलोजन है ना बेटा, अगर हमने कहा कि ये हेलोजन निकल जाता है मान लो यहाँ से, तो इस वाले कार्बन पर आपको क्या नजर आ रहा है,
पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ पे भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका मतलब ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं आपको यहाँ पे? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n यहाँ पे अपने पास में 1 हो गया, यानी 4 1 जा 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जिसमें आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिले, जिसमें आपको कितने मिले? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिले, या कह दो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिले, वो स्पीशीज कहलाती है बेटा एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाती है? इतनी सी चीज को आप लोग याद रख लेना, फिर बाकी मैं आपको हकल्स रूल में इसको डिटेल में बता दूंगा। क्या कहते हैं अपन लोग इसको? और एंटी एरोमेटिक ये जो है ना, ये बेटा अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो एक लिहाज से अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें, तो देखने से तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शन होगी, बट प्रैक्टिकली ये रिएक्शन नहीं होती। क्लियर? क्योंकि यहां पर जो कार्बोकेटायन आपको मिल रहा है, वो कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं। याद रख लोगे? बोलो यस और नो। ठीक है। तो कोई ऐसी चीज नहीं हो कि भाई आप लोगों को ऐसा लगे कि बोले नहीं यार समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने छोटी सी कोई चीज जो थी ना उसमें, वो भी मैंने आपको बता दी। हो जाता है कई बार कि भाई अपन किसी चीज को, जैसे मान लो कोई टॉपिक अपना पहले रह गया होगा, तो वो आगे आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं। अब आपके पास में इसमें है फिर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। अब ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, सुन लेना मेरे बात में, मेरी बात को। बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। कुछ लोगों के पास में एक चीज है, इस चीज के लिए लड़ाई होती रहती है कि बताओ साहब ये जो है एसिडिक है या ये बेसिक है, ठीक है ना। तो ये चीज क्या है कि मैं भी आपको एक बार में इसका कच्चा चिट्ठा कर देता हूँ ताकि टेंशन नहीं हो आगे भी। देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है बेटा? 1.4। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? 1.0। तो देखो यहाँ पे आपके पास में जो डेल ई एन है ना, ठीक है ना, वो क्या हो गई? हाई है। डेल ई एन जहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो वाला बेटा बॉन्ड मोर पोलर होता है, और जो वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है उसमें क्लीवेज होने की संभावनाएं, ठीक है ना, बिल्कुल ज्यादा होती है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, क्लीवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और होगा वहां पर क्लीवेज होगा, लेकिन परफेक्टली क्लीवेज होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो मिनिमम 1.6 होना चाहिए। हाँ, ये बता चुका हूँ ना मैं आपको, इसमें पढ़ाया था मैंने अपना पीरियोडिक टेबल में। नहीं है, पर फिर भी मैं अभी आप लोगों को इस चीज को समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास में और भी चीजें आएंगी ना यहाँ पर, तो ये चीज बैठ रही है अपने दिमाग में, ठीक है। अब इन तीनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, कौन सा नहीं है, इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उस चीज को समझना, ठीक है। मैं दोनों कंडीशंस आप लोगों को इसमें लिख रहा हूँ। मान लो मेरे पास में यहाँ पर थोड़ी सी, क्या मेरे को जगह कुछ कम सी लग रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको समझ लेना है। अगर मान लो मैंने आपके पास में यहाँ पे ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज किया, तो मेरे को मिलेगा RCH2O नेगेटिव। और अगर मैंने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज किया, तो मिलेगा मेरे पास में यहाँ पर RCH2 पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे समझना, यहाँ पर अगर बेटा मैंने OH बॉन्ड का क्लीवेज किया, तो मेरे को मिलेगा RCH RO ठीक है। और अगर वो सॉरी, हाँ बिल्कुल, OH बॉन्ड का क्लीवेज किया तो, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज किया, तो आपको मिलेगा RCR, ये आएगा H, ये आएगा O नेगेटिव। कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है।
यहाँ पर भी हमारे पास में तीनों सिचुएशन को, आप दोनों सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि भैया किधर क्या होगा। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज कर रहे हैं। ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे तो आर, ये सी आर, ये ओ नेगेटिव, ठीक है, यही तो है। एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, 2 डिग्री वाले में मैंने दोनों जगह ये कर दिया। इसको इसको हटाओ, यहाँ पे कार्बो कैटायन करो, सी पॉजिटिव, ठीक है ना। और यहाँ हमारे पास में आर सी, ये आर, ये आर, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब हमारे पास में सुन लो, ये NiON 1, ये NiON 2, ये NiON 3, ये कैटायन 1, ये कैटायन 2, और ये कैटायन 3। सबसे पहली चीज तो आप मुझे ये बताओ, अब मैं इसको हटा देता हूँ, देखो अब मैं ऊपर वाले को हटा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप एक ही सोचो कि हमारे पास में यहाँ पर ये बताओ, कैटायन 3 वाला स्टेबल कि कैटायन 2 वाला स्टेबल कि कैटायन 1 वाला स्टेबल। 3 वाला स्टेबल है, मतलब हमारे पास में C1 सबसे कम स्टेबल है, C2 उससे ज्यादा स्टेबल है, और C3 सबसे कम स्टेबल है। एग्री। हाँ, सबसे ज्यादा स्टेबल। अब एनायन वाले केस में देखो, A1 सबसे ज्यादा स्टेबल है। A1 होगा ना भाई, आप A3 वाला सबसे कम स्टेबल है। आप नोटिस करो, देखो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तीन तीन एल्काइल ग्रुप मिलकर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। यहाँ अकेला एल्काइल ही दे रहा है। तो अपने पास में जो A1 होगा, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। A2 वाला उससे कम स्टेबल है, और A3 वाला सबसे कम स्टेबल है। इसका मतलब हमारे पास ये पिक्चर क्लियर हो गई कि भाई साहब, रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, रिएक्टेंट 3, जो रिएक्टेंट 3 है ना हमारे पास में नहीं है, वो तो बेटा C3 वाली रिएक्शन देगा आपको। रिएक्टेंट 3 वाला आपको क्या दे रहा है, ऐसी रिएक्शन दे रहा है जिसमें कार्बोकेटायन बनेगा। क्लियर। रिएक्टेंट 1 वाला आपको ऐसी रिएक्शन देगा जिसमें एनायन बनेगा, क्योंकि उसका कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। और जो रिएक्टेंट 2 वाला है आपके पास में, वो आपको एनायन और कैटायन दोनों की रिएक्शन दे देगा, यानी कि वहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज भी हो जाएगा, OH बॉन्ड का क्लीवेज भी पॉसिबल हो जाएगी। कोई दिक्कत है? तो अब आप लोग इसको एक बार इसको अच्छे से पहले देख लो, समझ लो कि भाई मैंने इसको क्या चीज पढ़ाई है, क्योंकि इसके आधार पर अभी मैं आपको एक टेस्ट बताऊंगा, उसका नाम है ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले एक बार ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको समझो अच्छे से। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी आपको क्या कहा कि भाई अपन एक ल्यूकास टेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा? ल्यूकास टेस्ट कर रहे हैं। अब एक हम लोगों ने ले लिया RCH2OH। ल्यूकास टेस्ट का मतलब होता है आप इसको HCl और ZnCl2 के साथ में आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है जी। HCl प्लस ZnCl2 के साथ में, तो आपके पास में यहाँ पे OH हटेगा और Cl लगेगा। अब 1 डिग्री अल्कोहल है ना मेरे पास में ये, ठीक है। RCH, R, ये OH प्लस HCl, ये ZnCl2, ठीक है। क्या मिल रहा है अपने को यहाँ पे? RCH, यहाँ पे ये आ जाएगा R, ठीक है ना, और आपका OH हट जाएगा, और ये Cl। अब समझिए, R, R, और ये आपका OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है जी। और हमारे को मिल जाएगा R, R, ये Cl।
देखो अब समझना, यहाँ पर आपके पास में क्या मिल रहा था बेटा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता नहीं है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, इसका मतलब ये रिएक्शन आपके पास में नहीं होगी आसानी से। ये रिएक्शन आसानी से नहीं हो रही, उसका एक कारण और है कि आप OH को हटाकर Cl लगा रहे हो। अब ऑक्सीजन का तो साइज है कम और Cl का साइज है ज्यादा, मतलब पुराना वाला बॉन्ड लेंथ तो थी कम, नई वाली बॉन्ड लेंथ है ज्यादा। नई वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब वो पहले स्टेबल था अब अनस्टेबल हो रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? भाई Cl को हटा के OH लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट फटाफट हो जाएगा तो ये काम। लेकिन OH को हटा के Cl लगाना चाह रहे हो आप, इसलिए आपको एक रिएजेंट की अलग से जरूरत पड़ती है, उसे कैटलिस्ट कहा जा रहा है यहाँ पर, और वो है जिंक क्लोराइड। क्लियर? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में जाके ये रिएक्शन हो रही है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकती थी। मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन हो रही है लेकिन इसके बावजूद भी इसको टाइम कितना लग रहा है आपको पता है? यहाँ इसको टाइम लग रहा है 5 से 6 घंटे कम से कम। समझ में आ रही है आपको बात? यहाँ आपके पास में ये जो है ये 2 डिग्री एल्कोहल है। अब 2 डिग्री एल्कोहल वाले केस में क्या है, HCl प्लस ZnCl2, 2 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल कम होता है, लेकिन 1 डिग्री से तो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है भाई। 3 डिग्री से थोड़ा कम स्टेबल है और 1 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये आपको ये रिएक्शन दे सकता है। यहाँ पर भी जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी। जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो तो ये लगभग लगभग 15 मिनट ले लेगा। कितना ले लेगा बेटा? 10 से 15 मिनट ले लेता है। वैसे तो किताबों में 5 से 6 मिनट रखा हुआ है, बट एक्सपेरिमेंटली जो है ये 5 से 6 मिनट की जगह 10 से 15 मिनट ले लेता है। डिपेंड ऑन एनवायरमेंट कि भाई आप जैसे मान लो सर्दी में कर रहे हो ये रिएक्शन या जो है गर्मी में कर रहे हो, एनवायरमेंट के आधार पर है। फिर साहब तीसरा वाला यह आ गया साहब हमारे पास में 3 डिग्री वाला। अब 3 डिग्री वाले केस में क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल जो है आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, तो यहाँ पर आपको जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं है। जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं है इसलिए, ठीक है ना, आपको ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। एक तो ये बात, जिंक क्लोराइड ले लोगे तो क्या होगा साहब, ये रिएक्शन इमीडिएट होगी। कैसे होगी बेटा? इमीडिएट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन आ जाता है कि साहब हाउ विल यू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? तो इसको अपन लोग ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से अपन कर सकते हैं, और वहां पे टाइमिंग बताया जाता है कि भैया 1 डिग्री एल्कोहल टेक्स 5 to 6 hours, 2 डिग्री एल्कोहल टेक्स 10 to 15 minutes, 3 डिग्री एल्कोहल टेक्स 3 डिग्री एल्कोहल गिव्स दिस रिएक्शन इमीडिएटली। कोई प्रॉब्लम है? बोलो यस और नो। कंफर्म? पक्का? ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को इसको यहीं तक पढ़ा रहा हूँ।